बेटा तो करके लाए सवाल, फिर होमवर्क में दिया था हैं? किसने किया? होमवर्क में सवाल दिया था वो किया हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था। दो सवाल दिए थे, किसने किए हैं पूरे? हाँ यस आ जाइए। किसी ने नहीं किए? ये गलत बात है, जल्दी से बताइए बेटा कौन सा था? अच्छा पहला मास परसेंटेज का था, ये क्या था? कैल्शियम क्लोराइड 2H2 था या 5H2O था? 2H2O था या 5? तो इसका जो कंपोजिशन है, मतलब इसमें आपका कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका सबका क्या निकालना है? मास परसेंटेज। यही तो था। क्या आया किसका बताओ? आप लोगों को तो करा हुआ होगा, कोशिश करो जल्दी, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बेटा ये आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। थ्योरेटिकल वाला कम आता है आजकल, न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले अच्छा ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? देख लो, 5H2O तो नहीं था कहीं? 5H2O था, 2H2O ही था। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बताओ अच्छा इसका बेटा। वॉइस में याद अकेले तुम? क्या नाम तुम्हारा? अरविंद। अरविंद बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? सभी एटम्स का वेट को ऐड कर लेते हैं तभी निकलता है। तो इसका बताएं बेटा। तो 35 नहीं पता कैसे निकलेगा? कैल्शियम का कितना होता है बताओ अच्छा? परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार 40। हाँ तो फिर क्लोरीन का कैल्शियम प्लस 2 मल्टीप्लाई Cl प्लस, इसको हम 4 मल्टीप्लाई H कर सकते हैं क्या बेटा? और 2 मल्टीप्लाई वो कर सकते हैं। तो कितना हो रहा है बताओ? अब तो तरीका हमने बता दिया। कैल्शियम 40 प्लस क्लोरीन 2 मल्टीप्लाई 35.5 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 40 प्लस 70 प्लस 4 प्लस 32, यही तो होगा। $35.5 का डबल करेंगे तो 71 आएगा। ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 147 आएगा। किस किस का आया 147? इधर 147। ठीक है, हमें देखो इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया है कितना है? 147 इस पूरे मॉलिक्यूल का। कैल्शियम क्लोराइड देखा, हाइड्रेट, सॉरी डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसमें कैल्शियम का वेट कितना है? 40, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन
1 और ऑक्सीजन 16। तो कैल्शियम का परसेंट निकालेंगे हम, परसेंट कैल्शियम, ठीक है। मास परसेंट ऑफ कैल्शियम, यही तो फार्मूला था। जितना कैल्शियम का परमाणु भार होगा उतना ऊपर लिखेंगे, अपान में टोटल मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है बेटा। तो इसमें इसे डिवाइड करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई 100 अपान 147, ठीक है। अब ये क्या है कि जल्दी हो जाएगा फिर हमें, क्योंकि 100 अपान 147 सब में आएगा। और बाकी जैसे ये 40 है, इधर 35, ये सब में डिफरेंट होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने में आसानी नहीं होगी। ऐसे करोगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 147 को, हाँ बेटा 100 से देखो भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 को करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 से अगर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 882 हो जाएगा। इधर से दाही लेंगे तो 10 में से हो जाएगा 8, ठीक है। और इधर 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 को 147 से भाग दे सकते हैं हम, इधर भी तो 1 आएगा, हाँ ठीक है। जब 1000 था तो हमने 6 बार किया था, अब क्या है 1180, तो कितना बार दे सकते हैं हम, 8 दे सकते हैं। 6 8 7 56 का 6, 8 4 32, 32 और 5 कितना होता है बेटा, 37, हासिल 3, 8 3 11, ठीक है। 1 1 यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 4 आएगा, बाकी ये सब क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 68। अब यानी कि अगर पॉइंट है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 लगाएंगे तब दूसरा 0 बढ़ाएंगे, यही तो होगा। तो हमारा 0.680, यानी कि 440 मल्टीप्लाई 0.680 की गुणा करेंगे तब हमारा कितना आएगा बेटा, बताओ। पॉइंट में काटे बेटा, इसको अगर इसे हटाएंगे तो 3 0 आएगा, ठीक है। 4 8 32 का 2, ठीक है। 4 6 24, 24 3 27, तो 2.27 हो जाएगा, ठीक है। इसकी संख्या आगे भी है तो 20 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया परसेंट कैल्शियम। अब इसी प्रकार आपका परसेंट क्लोरीन निकालना है। परसेंट क्लोरीन हमारा कितना है बेटा, 71 अपान 147 मल्टीप्लाई 100, तो 71 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 0.680 कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया ही था बेटा, उधर से जाओ। अब हम 71 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, यानी कि पॉइंट हम हटाएंगे बेटा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट गया, यानी कि 71 को हम 68 से करेंगे, 8 बन जाएगा 48.21, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 100 है, यानी कि इसे हम ऐसे कर सकते हैं
4821/100, तब आएगा हमारा 48.21। यहाँ पर ठीक है। अब कौन सा बचा हमारा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे 4 थे टोटल। मास ऑफ हाइड्रोजन 147 मल्टीप्लाई 100, तो 4 मल्टीप्लाई 0.680, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा? 2.32, 424, 327, 2.72, ठीक है। ये आ गया इसका। लास्ट हमारा कौन सा बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारा कितना था? 32। तो परसेंट ऑक्सीजन इक्वल टू 32/147 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 0.680। इसका कितना होगा बेटा? करके देख लो। अगर पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, 21.76। अब यहाँ पर देखो, इसे इस जीरो को हटा देते हैं हम। एक हमारा है 4828, ठीक है, 2.72 और 21.76। इसमें पॉइंट का जो लास्ट का डिजिट है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा, एक में 27.20। 27.20 यही तो था। इसमें देखो हमें जीरो लाना है, 8 2 10 6, तो यहाँ पर कितना करना है? यहाँ पर 7 आएगा जब हम पूरी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 77, ठीक है। और यहाँ पर 8 2 10 7 3, वैसे यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। हमें परसेंट को पूरा लाके इक्वल 100 करना है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा हो जाएगा। 7 7 14, ठीक है, 14 4 18, और यहाँ का हासिल जब तो इधर आएगा 7 3 10, 8 2 10 का 0, 7 7 14 4 18, और 2 हासिल का 0 हासिल, फिर 2 8 2 10, 10 8 18, और 2 20 का 0, 4 4 8 और 1 10, 100%, ठीक है। उसमें जो लास्ट का जो डिजिट है पॉइंट वाला, उसमें जीरो थोड़ा सा हो सकता है, ठीक। ये आपका परसेंट वैल्यू निकली हर किसी में। आपका सवाल था ये, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेट में कैल्शियम का अनुपात कितना है, सॉरी परसेंट कितना है, क्लोरीन का परसेंट कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, और ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है सबका। अब एक आपका और होमवर्क था, कौन सा था? दूसरा वाला बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला वाला था। किसका हुआ? दूसरा आपका होमवर्क ये था, ये किस किस का हुआ बेटा? बाकी तो आए थे प्रीवियस क्लास में, नहीं हो पाया। इधर परसेंट वैल्यू दी हुई थी, किस किस की परसेंट वैल्यू दी हुई थी, ये तो बता सकते हो आप लोग? बता रहा नहीं क्या? तो बताओ, कार्बन का परसेंट कितना था बेटा?
कार्बन था हमारा 40% और हाइड्रोजन 6.66%। हमने बताया था जब केवल 2% दिए हुए हों और इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का 40.66%। और परसेंट हमारे लिए कितने से निकालते हैं बेटा, 100 से। तो जितना बचेगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही तो बताया था। तो ऑक्सीजन का परसेंट हमारा 100 में से 46.6 ये घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 53.34%। मतलब 100 करने के लिए 66 और 33 नहीं कर सकते ना, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हमारा तीनों का परसेंट आ गया। अब हमें क्या एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। अभी और भी दिया है वेपर डेंसिटी, आपका जो दिया हुआ है वेपर डेंसिटी को गिवन है, उसका यूज बाद में होगा, जो 90 दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट जो भी दिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद में एलिमेंट का क्या आएगा, एलिमेंट का परसेंट या परसेंटेज जो भी है जो हमने निकाली है। देन इसके बाद में एटॉमिक मास इन एलिमेंट का, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद में क्या आएगा इनका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। देन इसके बाद में सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो ऑफ एटम ईच अदर, जो भी है। टू ईच अदर मतलब आपस में। अब देखो हमें क्या पता चला कि हमारे एटम्स कितने हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, एक हमारा कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका परसेंट कितना है, कार्बन का 40, ठीक है, और हाइड्रोजन का 6.66% और ऑक्सीजन हमारा निकल के आया 53.34%। यही तो। इनमें कार्बन का देखो एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब रिलेटिव नंबर्स जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं परसेंट को एटॉमिक मास से। 14/12 कितना आएगा बेटा, 3.33 कैसे आ जाएगा बेटा, 12 3 36, 5 और 12 5 60, यानी कि 12 3.33। और फिर इसका जब हम करेंगे 6.66 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6.66, और इधर है 53.34 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 3.33। ये आपका रिलेटिव नंबर्स आया है किसके बीच का, परसेंटेज और एटॉमिक मास का। किसके परसेंटेज एटॉमिक मास के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है। फिर इसके बाद में अब हम करते हैं सिंपल रेशियो ऑफ आइटम्स टू ईच अदर, मतलब इनका आपस में जो है सिंपल नंबर में लाएंगे, पॉइंट में हम नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, यही होता है ना। तो सिंपल फार्मूला करने के लिए इसमें देखो क्या करेंगे हम, जो रिलेटिव नंबर्स निकला है उसी में से जिसका भी कम होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो 3.33 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6.66 को 3.33 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और इसका 3.33 से
3.33 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें सिंपल रेशियो आया था पॉइंट में। जब पॉइंट में पहले भी पॉइंट में दिया हुआ है फिर उसके बाद में भी पॉइंट में आया है, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 से या 4 से जो 3 से जो भी आपका सिंप्लीफाई नंबर आ जाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अपने आप में ये एक सिंपली नंबर आ गया है, तो आगे का हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये पता चला कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया है 1:2:1 आया है। ठीक है, 1:1:2, इसका मतलब कार्बन हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ये हमारा क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला है जो परसेंट दी हुई थी उसके बेस पे। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में देखो ज्ञात करवा रहा था क्या, इसके साथ में एक और भी तो चीज ज्ञात करवा रहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, जिसका सूत्र हमने बताया था, क्या होता है बताओ, जब हमारी वेपर डेंसिटी दी हुई होती है तो n इनटू वेपर डेंसिटी नहीं, एम्पिरिकल फार्मूला। ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ नहीं है, और हमें इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक मास जो भी दिया हुआ होता है। एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ होगा, पूरा मास होगा एम्पिरिकल फार्मूला का। ठीक है, मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो वेपर डेंसिटी के फॉर्म में हमारा केवल एक मान दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का बेटा फार्मूला होता है जब हमारी वेपर डेंसिटी दी हुई होती है मॉलिक्यूलर वेट का 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो हमारी कितनी दी हुई है, 90, तो 180 मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार निकल के आया है इसका। ठीक है, और चूंकि अभी हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था बेटा, क्या था, CH2O। अब इसका हम मास जब निकालेंगे तो कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 है लेकिन 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 16 तो इक्वल टू 30। ठीक है, दोनों का वेट आ गया। अब यहाँ से हमारा n निकल आएगा, तो यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो 180/30, तो n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ मोल्स 6। ठीक, अब हम इसमें फार्मूले में सिंप्लीफाई कर देंगे। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू NH6 और एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या था, CH2O, यही तो था। तो C मतलब कार्बन 6, H12 और H12 6, और ये फार्मूला हमारा किसका बन गया, फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट है इन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो ये आपका है, नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग यहाँ से है, पहले वाला ये है नंबर। ठीक है, अब तो बताओ एम्पिरिकल फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है निकालने में, पीछे वॉइस
अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत? वेपर डेंसिटी अगर दी हुई हो तब, वैसे तब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इस तरीके से, ठीक है? चौधरी एग्रो ट्रेडर्स वाली खाना बड़ा एक ही तो है बेटा। नेक्स्ट करें बेटा। पीडीएफ सेंड को सेव नहीं होती, पीडीएफ स्लाइड सेव नहीं होती। ये तो यूट्यूब पे डालते तो हैं सर, तुम देखते नहीं होगा वीडियो डालते हैं। हां वीडियो ऐसे ये स्लाइड है वो सेव नहीं, एडिटिंग काम नहीं करना बना लीजिए। सेव अगर किया जाए तो हो जाएगी, हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऑफलाइन कर रहे हो तो अपने नोटबुक में लिखो, नहीं तो ऑफलाइन का फिर फायदा ही क्या? नोटबुक में लिखो और फिर जो है क्वेश्चन सर से पूछो या सर जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो, ठीक है? नोटबुक में लिखते हो नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये रहती है। टेस्ट का तो पता चल गया होगा कब है? 31 को है, 31 तारीख को टेस्ट। फिर कौन सा चैप्टर का है? थर्मोडायनामिक्स तक का चैप्टर आएगा सब। हाँ तो शुरू से कराया। हो गया बेटा ये, नेक्स्ट करें आगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, स्टेट ऑफ मैटर सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और फिर ये थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। 5 चैप्टर हो गए टोटल। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन। तो बाद में पता चल जाएगा। नहीं उसमें लिखा तो होगा, स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर क्यों नहीं होंगे? सर उसमें करें नेक्स्ट पे बेटा। सर उसमें ये तो लिखा होगा 20 सब लिखा हुआ होगा, उसके बारे में जब वहाँ पर टेस्ट पेपर होगा तब पूछ लेना, ठीक है? सब्जी आना तो पेन पकड़ लो, ऐसे पेन पकड़ लो। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बेटा 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं कि पहले उसका सिलेबस और उस सिलेबस को आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है?
सिलेबस देखो सबका, जब आप जिस कंपटीशन में बैठते हो इसका मतलब है उस कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो तभी तो बैठते हो। जब एलिजिबल हो तो इसका मतलब ये आता है कि आपने उससे संबंधित बेसिक नॉलेज आपने पास है, यानी कि पढ़ रखा है, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है। जब वो क्वालिफिकेशन है तो उससे संबंधित सिलेबस आपने पढ़ा है। अब किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से नहीं पढ़ा, वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। आगे चलो बेटा। तो ये चाहते हैं कि इतने लोग हो तो इतने लोगों में से कम आधे लोगों का तो सिलेक्शन हो ही जाए। तो सभी टीचर अपने हिसाब से अपने में बेस्ट पढ़ाते हैं, तुम लोग भी अपना बेस्ट करो तो अच्छा रहेगा, सबके लिए भी, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। वरना एक समय आता है बेटा, पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि तुम्हें समय पूरा दिया था, तुमसे कोई काम भी नहीं करवाया था, राइट? ये हो जाए ठीक है। बेटा पीछे बैग का बेटा कौन सा रह गया, ये वाला? यस, और बैग करना है। अच्छा बेटा ऐड करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये हो गया। अब ये लास्ट पेज चाहिए, इसके आगे देखते हैं फिर क्या करवाते हैं। क्या हुआ, ये हो जाए इसका, ये तो था, ये कर रहे थे। देखो वैसे आपको हम क्लियर फिर से बता दे रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर था, तो इसमें से ये जो हमने करवाए हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी एग्जाम मतलब उसमें एग्जाम में आते हैं तो किसी न किसी बेस पे। अब जैसे कि अगर ये तो एक प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, एम्पिरिकल फार्मूला वाला, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमें 1 मिनट में करना है, किस तरीके से करना है, कैसे क्या करना है, तो हमें वहाँ के बस जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बेस पे पूरा करना है। तो उस हिसाब से देख लिया जाएगा, तुम्हारा जो बात से आया है उसकी परफॉर्मेंस वैसी होगी, फिर वो तो लिखा हुआ होगा आपका कि यहाँ आपकी अटेंडेंस सबसे होगी, उससे पता चल जाएगा, आपसे उस हिसाब से कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई बात नहीं, बाकी जो चुका है जैसा भी है इसे देख लो, कितना आपको मिल जाएगा आपके साथ वालों से, बाकी हम प्रोवाइड करवा देंगे और क्या, ठीक है। अभी उसका 1 क्लास बचा है, 2 क्लास जो उसका 1 ही क्लास हुआ है ना, हो गया बेटा? ये इसे नोट करो जल्दी से। आपका जो ये चैप्टर जो हम बता रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन का जिसमें केमिस्ट्री आती है, ठीक है, जिस तरीके से बायोलॉजी में या फिजिक्स में आपका मेजरमेंट या यूनिट्स देख लो, बायोलॉजी में आपका जो है विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर देख लो, ठीक है, और इसमें
ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें ये, और ऊपर से मैटर जरूर मिलेंगे, जरूर। अच्छा, आप लोगों को अगर शायद ध्यान हो तो हमने आप लोगों को दो चीज़ें दी थी। हमने उनसे आपको, एक था आपका क्या CD आप सब लोग जानते हैं, और एक था HG। तो हमने आपसे लोगों से पूछा था, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि इनसे कौन कौन सा रोग होता है। मरकरी जिसे पारा कहते हैं, ठीक है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता, और इससे इटाई। और इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। हाँ, अपना याद करने का तरीका है, ठीक है। नाम अलग है और बीमारी का नाम अलग है, सबसे स्टार्ट है नहीं है? हो गया बेटा, ये स्टार्ट करें। ये बीमारी है बेटा, बीमारी का नाम। ये यहाँ पर ये इसकी कमी से रोग हो जाता है, जैसे आयोडीन की कमी से थायराइड रोग हो जाता है, वैसे कैडमियम की कमी से ये रोग हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब है, आप चाहे किसी में भी पढ़ो, सब एक दूसरे से कोरिलेशन में है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कुछ चैप्टर्स आप उसमें पढ़ोगे तो उससे संबंधित इसमें भी होंगे, जैसे कि यहाँ का केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। अगर बायोलॉजी का जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स, और इसमें भी है बायोमोलिक्यूल्स। रेडियो सक्रियता आपका जो होगा हाफ लाइफ वाला, इसमें भी है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी है। स्टेट ऑफ मैटर फिजिक्स में भी होगा। सबका एक दूसरे से लिंक है। हो गया बेटा, स्टार्ट करें फिर अपना नया चैप्टर। कर दीजिए। राइबोसोम is two parts divided into beta. स्टार्ट है इसमें। यही चैप्टर तो चल रहा था बेटा, अभी तो होमवर्क वाला था, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं था, तो हो सकता समझ में नहीं आया तो हमने समझाया। फिर हमने आया होता तो बच्चे बताते, तो वो बताना नहीं पड़ता हमें, ठीक है। इसमें देखो हमने सिर्फ आपको अभी क्या बताया था, सिस्टम, ठीक है। पार्ट ऑफ क्या था, यूनिवर्स, ठीक है। और जिसमें क्या करते हैं हम, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, सराउंडिंग वाला भी आपको हमने बता दिया था। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम पार्ट, ठीक है। तो वो सब क्या है हमारा, सराउंडिंग है। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए क्या था हमारा बेटा, बाउंड्री था,
देखो सराउंडिंग किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवेश। जो भी हमारे हीट का, वर्क का, जो भी हमारा एनर्जी का जो भी चेंज होगा, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, मेन पॉइंट है एनर्जी चेंज। एनर्जी का जो भी चेंज होगा वो सिस्टम करेगा, और सिस्टम किस बेस पे करेगा, हीट के बेस पे, वर्क के बेस पे, ठीक है। और वो किसके बेस पे जाएगा, बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है कौन सी, हीट एब्जॉर्ब, जिसे डायथर्मिक बोलते हैं, दो प्रकार की होती है। डायोथर्मिक, जिसमें अलाउ हीट होती है फॉर एनर्जी चेंज के लिए, अलाउ हीट फॉर एनर्जी चेंज। और दूसरा होता है आपका एडियाबैटिक, जिसमें हीट अलाउ नहीं होती है। जब हीट अलाउ है, ठीक है, तो आपका Q नॉट इज 0, और हीट अलाउ नहीं है तो Q 0। ये आपका हो गया था, ठीक है। देखो बाउंड्री आपकी दो टाइप की होती है, एक तो इमेजिनरी होती है, रियल होती है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी। और जब हीट का जो आपका आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इमेजिनरी के माध्यम से होता है। रियल तो रियल है ही, वैसा भी आप बॉक्स ले लो, चाहे कैसे भी बना लो, चाहे, ठीक है, चाहे वो खाला ये तो खाली हो, ये तो रियल है ही है। लेकिन जो हीट का जो होगा ऑब्जर्वेशन जैसा भी होगा वो आपका इमेजिनरी वाली बाउंड्री से होता है। और इमेजिनरी बाउंड्री जो होती है डायथर्मिक अलाउ हीट फॉर एनर्जी चेंज के लिए जो अलाउ करती है, ठीक है। और दूसरे एडियाबैटिक डज नॉट अलाउ हीट, ठीक। ऐसे समझो जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते हैं तो चाय के ऊपर क्या होता है, ठीक है, प्लेट होती है, तो इसका मतलब है उसमें हम मास को ऐड कर सकते हैं और नीचे से हीट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ओपन सिस्टम का उदाहरण था, हाँ, प्रेशर कुकर। मास को हम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन हीट को तो नीचे से बढ़ा सकते थे प्रेशर कुकर में। तो इसलिए वो कौन सा एग्जाम्पल था, क्लोज सिस्टम का, हाँ। और जब हम हीट दे ही नहीं सकते तो सभी तरीके से बंद होगा पूरा, जैसे कि डेड बॉडी, ठीक है, यहाँ थर्मस, हाँ, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो हीट जा सकती है और ना ही मास का बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ नहीं हो सकती। ये था, ठीक है बेटा। इसके बाद में अब आपका आता है सिस्टम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहां तक आपका हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जिससे आपका क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन सिस्टम टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी एक्सटेंसिव और दूसरी होती है आपकी इंटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव जो होती है बेटा, जो डिपेंड करती है मास पे, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एक गुण जो होता है वो होता है एडिटिव। ये कैसी प्रॉपर्टीज है, एडिटिव, मतलब इसका ऐड कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी है ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो आपका जो भी आपका
आयतन, प्रेशर, दाब, वॉल्यूम, प्रेशर, सिंपलीफाई में लिखते हैं बेटा, कोई दिक्कत? आपका एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी होगी, ठीक है, हीट, उष्मा, टेम्परेचर आ जाएगा, टी, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, जी, एच, यू यानी कि एनर्जी, यूटीसी। इसमें देखो आपका नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, जैसे कि आपकी डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, ठीक है, स्पेसिफिक, उसमें हीट, इसमें स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ये डिफरेंस रहेगा। इसी के साथ में देखो बेटा, इसमें एक डिफरेंस है जो बहुत पूछा जाता है। अगर हम एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, रेशियो, तो हमारा बेटा प्राप्त होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये हमेशा ध्यान रखना है। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, जो पूछा जाता है। एडिटिव मतलब ऐड होने वाला बोल, नॉन एडिटिव, ठीक है। रिएक्शन में अगर यूज करेंगे तो हम एडिशन, नॉन एडिशन वाला होता है, रिएक्शन आएगा, एडिशन रिएक्शन, ऐसे हर फॉर्म में थोड़ा सा अलग अलग रह जाता है, लेकिन बाकी सब भी रहता है चीजें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि हमने डेंसिटी दिया था, डी एम अपान बी होता है, मास अपान वॉल्यूम, ऐसी मोलर वाली जो भी चीज होगी डिवाइड करते हैं उससे, नोट कर लो। सिस्टम की प्रॉपर्टीज टू टाइप की होती है। एक्सटेंसिव, हिंदी में इसे विस्तृत बोलते हैं। विस्तृत मतलब विस्तार, विस्तार मतलब, अरे एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, तो वही विस्तृत, विस्तृत या विस्तृत लोग ये लिख दो चाहे, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं गहन, गहन मतलब अंदर का या सघन, कुछ नाम हिंदी के ऐसे होते हैं जो हिंदी में ना लिए जाए तभी अच्छा है। मोस्टली बायोलॉजी में तो वह इंग्लिश के ही नाम से ही अच्छा रहता है, हिंदी के नाम लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा। इसके बाद में आपका स्टेट करते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट। डाइपोल मूवमेंट, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, रेशियो वाले हैं। जैसे डाइपोल मूवमेंट हुआ या आपका मोल फ्रैक्शन हुआ, तो जितने भी रेशियो वाले होंगे वो सब इंटेंसिव में आ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सब इसी में आएंगे। डाइपोल मूवमेंट इसी के ऊपर लिख दे रहा है बेटा, बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट,
बहुत सारे हैं। एक आपका उसमें फिजिक्स में बहुत आता है अपवर्तनांक, आता है रिफ्लेक्स इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो भी इसी की प्रॉपर्टीज का इंटेंसिव का। आपकी जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, ऐसे समझो, आपकी जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सब एक्सटेंसिव है। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव। हाँ, एक बार में बाकी चाहे जितनी भी एनर्जी हो, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी चेंज, जितनी भी एनर्जी है, स्टैटिकल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जैसी भी एनर्जी है वो सबका एग्जांपल आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है एक शब्द। ठीक है, बाकी रेशियो देख लो किसका है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रेशियो आपका इंटेंसिव हो जाएगा, ऐसे पहचान कर। वॉल्यूम हो गया आपका, मास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट करें बेटा, हो गया ये सबका? क्या सर? ये हो गया। चलो अब हम करते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। वेरिएबल स्टेट, ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आपका रहेगा इसका स्टेट फंक्शन, दूसरा है आपका पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोल दो या इसे स्टेट वेरिएबल बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, आपके जो स्टेट मतलब अवस्था अर्थात कंडीशन जो भी है वो स्टेट फंक्शंस में आ जाएंगे, जिसे बोलते हैं अवस्था फलन हिंदी में। अवस्था फलन और ये पाथ फलन, पथ फलन। पथ बेटा इस प्रकार से मतलब मार्ग। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका जो भी है स्टेट फंक्शंस में डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। डिपेंड्स only upon initial and final state। ये केवल पाथ पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली अपॉन पाथ और ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट किसी भी चीज। सीधा सा इसका एग्जाम्पल, केवल पाथ फंक्शन में आपकी दो ही चीजें आती हैं बेटा, हीट और वर्क, जो इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इन दोनों को छोड़कर एक्सेप्ट हीट और वर्क,
आर। आपका चाहे आपका वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हो, ठीक है, चाहे एंथैल्पी हो, आपकी टेम्परेचर तो हो ही गया, ठीक है, चाहे आपका हीट हो, कुछ भी हो आपका एनर्जी, चाहे किसी भी मतलब दो वर्क जो को छोड़ के, हीट और वर्क को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं वो सब आपके स्टेट फंक्शंस के हैं। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जहां से शुरुआत होती है वहां से चलेगा। तभी आपका जैसे इसका एक अभी आएगा फार्मूला जो आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हम पी का करते हैं तभी तो लेते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कोई भी चीज होती है लेते हैं, प्रेशर का हुआ, वॉल्यूम का हुआ, आपका कोई सा भी, तो इस तरीके से लेते हैं फाइन। और उसमें आपका जो भी मार्क जा रहा है, जैसे कि मान लो आपका एक अभी रिवर्सिबल और रिवर्सल आएगा, मान लो ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया ए से बी सी डी हमें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में वापस कहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर आ गए ए पे ई, ठीक है, तो हमें क्या लिया जाएगा, इनिशियल और फाइनल वाला लिया जाएगी वैल्यू, ठीक है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू ली जाएगी। बीच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हमें कोई, ये आप घर से यहाँ आए, यहाँ से घर जा रहे हैं, आपने रास्ते में से किस रास्ते से गए, किस रास्ते से आए, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप घर से निकले और घर वापस चले गए, बस ये वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, मैटर करता है। पाथ ओनली पाथ, अब रास्ता किस भी प्रकार का होगा, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, शॉर्टकट से, ठीक है, या लॉन्ग से, ठीक है, तो उसमें आपका जो वर्क होगा, आप जैसे भी आए होंगे उसके बेस पे, और वैसे ही आपकी ऊष्मा निर्धारित हुई होगी, वो उसका सब ही अलग है, ठीक है, ये नोट करो बेटा। ये नेक्स्ट करवाते हैं। हो गया बेटा, पीछे बेटा नोट कर लो। इसमें जैसे कि हमने डेल्टा पी का लिखा है, ऐसे सबका होगा, ये भी सबका होगा, किसी एक का नहीं। इनिशियल फाइनल ये सबका होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक का लिख दिया, हम चाहे बी का भी लिख सकते हैं, बी फाइनल, बी इनिशियल, टेम्परेचर का भी लिख सकते हैं, या आपका हीट का भी लिख सकते हैं, फाइनल, इनिशियल, किसी का भी लिख सकते, वो किसी की भी हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। हो गया नोट। तो अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, बता बेटा कोई। अरे हिंदी बता दो। कहते क्या है? ऊष्मागतिकी क्रिया, प्रक्रिया। बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस किसमें होगी। बेसिक पॉइंट इसका कौन सा था? यूनिवर्स में दो बेसिक पॉइंट थे, सिस्टम, सराउंडिंग, जिनको अलग करता था बाउंड्री, और ऑब्जर्वेशन कौन सा पार्ट था? सिस्टम। तो ये सब सारी प्रोसेस किस में होंगी? सिस्टम में होंगी।
ठीक है। तो सिस्टम में क्या, तो आपको एक बात पता है कि हीट के दो छोर होती हैं बेटा। जब एक गर्म होता है तो वो दूसरे की तरफ जाता है, कोल्ड की तरफ। ये क्या प्रोसेस ही तो है? अगर आपकी लोहे की रॉड को एक साइड से गर्म करते हैं आप, तो दूसरी साइड धीरे धीरे गर्म होने लगती है। तो यही तो क्या है प्रोसेस, सिस्टम। हमारी बॉडी क्या है? एक सिस्टम है। अगर हम हाथ को गर्म करते हैं तो हमारा सेंसर ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन माइंड का पता चलता है। तो यही है आपका थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यानी कि ध्यान ये थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा आपका समझ लीजिए। ध्यान की thermodynamic process system change from, अगर इसके प्रोसेस का अर्थ हो बाद में लिख देंगे ना, सिस्टम change from one state to another state, then that change is called thermodynamics. प्रोसेस ये है। इसे नोट कर लें बेटा। सिस्टम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। और ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी विभिन्न टाइप्स की होती है। डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको पहले भी देखो आइसोटोप्स मतलब आइसो मतलब समान, ठीक है। आइसो का मीन्स यही तो होता है, आइसो इक्वल टू सेम और थर्मल इक्वल टू हीट, और हीट मतलब टेम्परेचर, यही तो बात हुई। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस वह है जहां टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो वह प्रोसेस आपकी होगी आइसो। ठीक है। सेकंड आपका इससे संबंधित ग्राफ आता है,
आइसोथर्मल प्रोसेस जहां टी कांस्टेंट रहता है, स्टेट ऑफ मैटर में कौन सा लॉ है बेटा? बॉयल्स लॉ। ठीक है, ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ठीक है व्युत्क्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है आयतन? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताओ बेटा। P समानुपाती 1/v होता है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दूसरा आपका होगा बेटा आइसोबार, को रिलेशन करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या रहेगा बेटा? जहां आपका डेल्टा P = 0 मतलब कांस्टेंट। पूरा लिख दें एक बार, सही रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट यानी कि डेल्टा P = 0। देन एक होता है आइसोचोरिक। आइसोचोरिक क्यों? CH को चाय तो बोलते हैं, ये कोरिक कहते हैं। आइसोकोरिक, चोरिक भी तो कह सकते हो। वही तो आप कह रहे हैं बेटा। CH को चा भी बोलते हो, का भी बोलते हो, और कुछ और भी बोल दिया जाएगा, छा आएगा तब भी आपका CHH करोगे। होगा नहीं होगा? इसमें बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी कि V = 0। और एक और बचा है, कौन सा बचा बेटा? एडियाबेटिक, हिंदी में दोष में कहते हैं। एकदम अचानक सडनली टायर फट गया, फिजिक्स में पढ़ोगे तो कौन सा प्रसार है? क्यों? समतापीय प्रसार है या दोष में प्रसार है? हिंदी वाले बताओ। दोष में, इसे एडियाबेटिक कहते हैं, अचानक सडनली। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें हीट कांस्टेंट रहेगा। नहीं, हीट एक्सचेंज नहीं होगी सर इसमें। तो कांस्टेंट ही होगा बेटा, फिर जगह एक्सचेंज नहीं होगी। क्यों? क्या कुछ और होगा? बताओ। एक और बचा है, कौन सा बचा है? 4 होते हैं। और साइक्लिक कहाँ जाएगा? है? अब घूम के अपने घर जाओगे नहीं जाओगे? पढ़ के अपने घर नहीं जाओगे? बताओ। साइक्लिक भी तो होता है एक, जिसके ऊपर ही तो डिपेंड करता है। और फिर के आगे साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा? साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बताओ बेटा? इन साइक्लिक प्रोसेस initial and final state are equal। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में इक्वल होते हैं। जहां से स्टार्टिंग हुई है वहीं पर आकर एंड होता है, तो उसकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। पहले स्टार्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू होगी, आकर वहीं पर आ गया तो रिमेन्स मतलब पुनः कांस्टेंट हो गई, कि वैल्यू से वैल्यू कैंसिल। ठीक है बेटा, तो इसके अंतर्गत जो भी, तो इस हिसाब से आपका चेंज इन स्टेट वेरिएबल इज ऑलवेज, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, चेंज इन स्टेट वेरिएबल
स्टेट वेरिएबल ये एस है बेटा, ठीक है, इज ऑलवेज 0। अब स्टेट वेरिएबल हमारे कौन कौन से थे? यहाँ पर बात आ गई आपकी, देखो स्टेट वेरिएबल मतलब फाइनल और इनिशियल लिया जाएगा, और उसमें भी आ गया कि स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब आपकी जितनी भी टाइप की एनर्जी है सब 0 रहेगी, रहेगी साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स हैं सब 0, सब 0 रहेंगे। अब बेटा ये उतार लिया था आप लोगों ने, ये आगे बढ़ाना सर। अभी ये हो गया था सबका, ये भी हो गया, बस ये रहने दो सर। ठीक है, नोट करिए। हो गया ना, ऑटो खींच लिया, हो गया क्यों? डेयरी के फोटोज आपके पास बहुत हो जाते होंगे। नहीं सर, लेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट का ऑप्शन आता है, रीस्टोर का भी ऑप्शन आता है, वो नहीं करते सर। पूरा फोन पड़ोसी नहीं देख लेगा अगर रीस्टोर नहीं करोगे। क्यों? अरे हमारे पड़ोसी में बहुत देखा है। पासवर्ड डालते हो, इसका मतलब कुछ है। अरे है तो है, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह है। हाँ डॉक्यूमेंट्स अरे यार फोटोज है सब डॉक्यूमेंट्स ही देखेंगे। हो गया बेटा, नेक्स्ट करें इसके आगे वाला। इसके बाद में जो अभी तक पढ़ाया है इसके क्वेश्चन आंसर हो जाए कुछ, ठीक है। ये आगे की प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आपके मेन चीज क्या होती है? अब आपका आएगा हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यही तो होता है। हीट, और हीट के साथ साथ आप क्या पढ़ोगे? हीट कैपेसिटी। हीट कितने प्रकार की होती है? अच्छा आप लोग बताओ, टाइप्स ऑफ हीट। अरे ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा चलो आप ये बताओ, आप किस किस चीज से जल सकते हो? एक तो आपका देखो, एक सिंपली अगर आप रसोई में जाओगे तो गैस जलाओगे तो डायरेक्ट जल सकते हो, है? दैट इज सेंसिबल हीट। और दूसरा, अगर कोई चीज पक रही है उसके भाप से जलोगे तो दैट इज लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा उर्दू में नहीं बोला बेटा हमने, होता है। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा स्टार्टिंग से, बाकी के लिए हो जाएगा, काफी चीज है अभी, इसकी क्लासें और भी हैं बहुत। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्या? एक तो देखो आप केमिस्ट्री में आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अलग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? होता लगभग सेम है सब। आप अपने शब्दों में बताएं। एक होता है आपका इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल।
थर्मोडायनामिक्स में भी होती है प्रोसेस उल्टी सीधी है। कोशिश करो, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। अरे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ये जो होती है छोटे छोटे स्टेपों में होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे हम आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब चिन्ह यही तो लगाते हो, और रिवर्सिबल का आपका दोनों का लगा देते हो। रिवर्सिबल में ये हो जाएगा, इरिवर्सिबल में ये हो जाएगा। हम अपने सिंप्लीफाई करने के लिए ये लगा देते हैं, बल्कि वैसे ये तो गलत है ना, ये होता है, लेकिन हमें अपने सिंप्लीफाई करने के लिए हम लगा देते हैं एरो। जब केवल इरिवर्सिबल होती है तब आप लगा सकते हो। ये जो होती है प्रोसेस बहुत छोटे छोटे पदों में होती है, और ये एकदम जैसे ध्वज प्रसार होता है आपका एडियाबेटिक, सडनली एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ऐसे ही पहुंच जाओ। इसका कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखें और बताएं, इसमें होमवर्क भी रहेगा। Which of the following which are extensive properties entropy, density, enthalpy, both first and third, ठीक है। इसी के बाद में out of molar entropy, first specific volume, second heat capacity, third volume, fourth extensive properties are पहली है या दूसरी है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड है, सेकेंड या थर्ड है, या थर्ड या फोर्थ है। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका होमवर्क देंगे। हाँ, ये तो आपको यही बताना है। बताओ बेटा, आपकी कॉपी में नोट भी है? इसे रख कर दें तो यहीं पे क्वेश्चन लिख देगा, क्या अलग आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। Which of the
एंथैल्पी ये आपका हो गया हीट, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। बताओ बेटा पहले वाले में कौन सी होगी? देखो डेंसिटी हमारी नहीं है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो जब रेशियो है तो इसका मतलब ये इंटेंसिव हो गया। एंट्रोपी और एंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देन आउट ऑफ मोलर एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, ये 4 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जिसमें से आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ज्ञात करनी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि देखो यहां से पता चल गया आपका एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, और वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, वहां पर शायद मिस्टेक हो गई थी, प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मास, नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा ठीक है, अब इसमें से आप डिवाइड करो, और आपका एक मैं बता दे रहा हूँ हीट कैपेसिटी। ये सब एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, नोट कर लेना, वहां पर आप जो करेक्शन है वो कर लेना बेटा। देखो मोलर एंट्रोपी हमने जब मोलर हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 1 ग्राम मोल वैल्यू। मोलर का मतलब 1 ग्राम मोल वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तभी तो मोलर एंट्रोपी का फार्मूला हम लगाएंगे जूल प्रति मोल केल्विन, जो यूनिट होती है इसकी जूल प्रति मोल केल्विन। तो ये क्या रेशियो में आ गया? तो रेशियो में आ गया, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? इंटेंसिव हो गई। दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर होता केवल तब हम एक्सटेंसिव में करते, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक आ गया ना। स्पेसिफिक वैल्यू आपका इंटेंसिव, जैसे कि अभी हमने जो भी यहाँ पर लिखा हीट कैपेसिटी, और इधर हीट कैपेसिटी है और केवल वैल्यूम। ठीक, तो आपका लास्ट वाला आपका ये होगा हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम इज अ, देखो वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देख के भी आप बता सकते हैं, दोनों लिखे हुए थे। लास्ट वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन, तो हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं, हीट एंड वर्क। दो क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, वो आप घर से बताना। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन। यहीं पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। If x and y are arbitrary extensive variable
देन, अब देन के आगे बेटा कौन सा सही है आपको वो बताना है। x प्लस वाई इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा x अपॉन वाई इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तीसरा x माइनस वाई इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और चौथा बेटा आपका रहेगा x मल्टीप्लाई बाई इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये नोट कर लीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन नीचे वाला रब कर दे बेटा, यहीं पे लिख दे रहे हैं। इससे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इन दो क्वेश्चनों से। आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर V प्रेशर C वॉल्यूम D वर्क E, कैपिटल में लिख लेना, ठीक है। एंड एंथैल्पी F, स्टेट फंक्शंस R। पहला ऑप्शन रहेगा आपका A B C D F। दूसरा ऑप्शन A B C D F। तीसरा A E F और चौथा A B C का। A B C D ये दोनों आपको घर से करके लाना, ठीक है। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत होती हो तो बेटा पूछ ले अभी। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत होती हो कि क्या पहचानना है, क्या बताना है, क्या नहीं। अगर आपका इस चैप्टर से अगर प्रॉपर्टीज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपके स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से ही आते हैं। जैसे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को तो एक समझाने के लिए होता है कि किसके अंतर्गत क्या होगा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपके नीचे ही आते हैं प्रॉपर्टीज से। जिस तरीके से आपका आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड थे, उनसे क्वेश्चन आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज से कि साइज या आयनिक त्रिज्या जो भी है, आयनिक रेडाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी प्रकार इनसे इनके प्रॉपर्टीज से, ठीक है।